गाइडर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्रोग्राम कार्यक्रम में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह क्लास भूगोल विषय के अभ्यर्थियों के लिए दूसरा क्लास होगा, क्योंकि पहले क्लास में हमने आप लोगों को यह बताया था कि क्या क्या पढ़ना है। आज हम उनमें से पहले लेसन प्लान, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं, यहाँ से इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड वैसे तो भूगोल, खास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व भूगोल का पहला लेसन माना जाता है। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो भूगोल के साथ ही साथ इसमें अगर हम विज्ञान विषय को भी समाहित करके इसे समझने का प्रयास करें तो ये हम लोगों के लिए और सही छात्रों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि विज्ञान का एक विषय है भौतिकी और उसकी एक शाखा है एस्ट्रोफिजिक्स, ब्रह्मांड भौतिकी। उसके सहारे से अगर इसको समझने का प्रयास किया जाएगा तो यह एक और भी रोचक विषय बन जाएगा और इसकी हम सच्चाई को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसके लिए हमको इनमें मानविकी और विज्ञान के दोनों के तथ्यों को समान रूप से मिला करके अगर इसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा कि इस तरह से हम इसको समझें। सबसे बेसिक चीज़ जो बात बतानी है आपको ये है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ जो क्रम है, यही क्रम ब्रह्मांड के विस्फोट के परिणाम स्वरूप तैयार हुआ और बना है, जो आज तक और तब तक जब तक यह सृष्टि रहेगी लगभग 4.5 अरब वर्ष तक जन्म से तब तक के लिए यही क्रम जिम्मेदार माना जाता है। ब्रह्मांड का जो विस्फोट हुआ इसकी एक अनुमानित तारीख ये मानी जाती है कि आज से 13.72 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट की घटना हुई थी, जो ब्रह्मांड की अब तक की सबसे बड़ी खगोलीय घटना मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये क्रम बना कि ब्रह्मांड के जो अंदर निकले मलबे थे उनके आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और आज कहा जाता है कि अनंत आकाश गंगाएं हैं। प्रत्येक आकाश गंगा का अपना सौरमंडल है, ये भी अनंत सौरमंडल कहे जाते हैं। हर सौरमंडल का अपना तारा होता है, इनकी भी संख्या अनंत है और इसको आप प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात जब आप आसमान में देखते हैं तो आपको झिलमिलाते हुए अनंत तारे दिखाई देते हैं। ये तारे हैं जो इतनी दूर हैं कि इतने बड़े होने के बाद भी इतने छोटे दिखाई देते हैं। पूरे ब्रह्मांड में यही एकमात्र तारा ऐसा है जो प्रकाशमान है। इनके अंदर रासायनिक क्रिया होती है जिन्हें हम संवहन की क्रिया कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनसे ऊर्जा और प्रकाश निकलता है और यह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड का यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए उपयोगी होता है और इनसे ही मानव जीवन पृथ्वी पर आसानी से अपना जीवन बिता ले रहा है। और ये कहा जाता है, वर्तमान में आप लोग सैनिटाइजर के नाम बारे में अक्सर सुनते हैं कि तमाम सैनिटाइजर आ गए। प्रकृति का सबसे बड़ा सैनिटाइजर अगर कोई है तो वो सूर्य है। सूर्य इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का, इस सौरमंडल का सबसे बड़ा सैनिटाइजर माना जाता है। सूर्य इस सौरमंडल का तारा है जो मध्यम आकार का तारा है। इस सौरमंडल में जो तारे हैं, इन तारों के 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, तब जिन्हें हम सौरमंडल कहते हैं। ये मंडल तभी बनता है जब इनके ग्रह और उपग्रह एक निश्चित परिपथ में घूमते रहें, तब ये मंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सूर्य जब अपने 8 ग्रहों और 205 उपग्रहों के साथ मिलकर के एक मंडल का निर्माण करता है। इसके अलावा भी अन्य क्षुद्रग्रह वगैरह हैं, लेकिन मुख्यतः यही तो माने जाते हैं। तो 8 ग्रह और वर्तमान में 205 ज्ञात हो चुके हैं उपग्रह, इन सबको जब मिल करके अपनी एक रूपरेखा तैयार करते हैं, मंडल का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। हर ग्रह के अपने उपग्रह होते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध और शुक्र, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं।
एक प्रकृति प्रदत्त उपग्रह जिनको आपने अभी देखा 205 है। जैसे कि आप देखेंगे कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का 1 है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 79 हैं, शनि के 82 हैं, अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। ये अभी तक के ज्ञात आंकड़े हैं, लेकिन यह आंकड़े अंतिम नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में अनंत खोजें हो रही हैं। बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से वेधशालाएं, बहुत से विश्वविद्यालय जिनके वहाँ तमाम से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और उन सभी प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि इस अनंत रहस्य को जानना, और वो नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए खोज होते रहते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि इनकी संख्या बढ़ रही है। तो जो नए आंकड़े आएंगे उनमें इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो इसमें आप इनमें बढ़ा लीजिएगा। ये मत मान लीजिएगा कि ये अंतिम आंकड़ा है, 2 जगह बढ़ाइएगा। एक जगह यहाँ 2205 को बढ़ा करके अगर एक पता चलता 206 कर लीजिएगा, और वो उपग्रह किसका है उसको इसमें बढ़ा करके अपने नॉलेज को करंट के दृष्टिकोण से तैयार रखिएगा। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने ये देखा 205, जो प्रकृति ने विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो मलबे निकले, उनका एक आकार प्रकार बना, ठोस ठंडे हुए जो बन गए। दूसरा मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, कि जैसे भारत का इसरो है, अमेरिका का नासा है, यह सब संस्थाएं जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करती हैं, स्थापित करती हैं, उन्हें भी हम उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह कुछ निश्चित समय के लिए 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए भेजे जाते हैं, जिनका अपना एक निश्चित उद्देश्य होता है, निश्चित स्थान होता है, वो वहीं पर रह करके अपने निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। ये ठीक है कि अब धीरे धीरे अंतरिक्ष में भी भीड़ बढ़ती जा रही है और रोज नए नए उपग्रहों को लॉन्च किया जा रहा है, तो आने वाले समय में वहाँ भी एक नई समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, फिलहाल हम लोग पीछे आते हैं ब्रह्मांड की तरफ। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी व्यक्ति को ये क्रम याद रहेगा तो ये लेसन पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके अंदर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप से तैयार एक रूप है। द्रव्य और ऊर्जा के मिलने से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड के अंदर सभी खगोलीय पिंड, जिन्हें हम आकाशीय पिंड भी कहते हैं, पाए जाते हैं। इन्हें हम खगोलीय पिंड या आकाशीय पिंड के नाम से जाने जाते हैं। जो खगोलीय पिंड प्रकाशमान होते हैं, जैसे तारे, तो इन्हें हम कहते हैं प्रकाशित खगोलीय पिंड, और जिन खगोलीय पिंडों में प्रकाश नहीं होता है उन्हें हम सिर्फ खगोलीय पिंड के रूप में पढ़ते हैं, जैसे ग्रह और उपग्रह, ये सब खगोलीय पिंड के रूप में पढ़े जाते हैं। ठीक, ब्रह्मांड एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल से लोगों के जिज्ञासा का विषय रहा है। यह जानने का लोग प्रयास करते हैं कि यह सब घटनाक्रम कैसे, कब और किन परिस्थितियों में हुआ था। 140 ईस्वी में, मतलब दूसरी ईस्वी में, यूनान के एक दार्शनिक टालमी ने सबसे पहली बार इस विषय पर कुछ बोला, कुछ लिखा और कुछ बताया था। यहीं से प्राचीन काल में इस विषय पर लिखने, पढ़ने और बताने की, सोचने की प्रक्रिया का श्री गणेश या प्रारंभ माना जाता है। उनके बताए हुए सिद्धांत पर लगभग 1400 वर्षों तक लोग मानते रहे, समझते रहे और पढ़ते रहे। 1543 में 43 में कोपरनिकस ने इस सिद्धांत को पलटा और इसके बारे में कुछ और बताना प्रारंभ किया कि कैसे क्या हुआ और क्या गति प्रारंभ होती है। 1927 में बेल्जियम के एक रोमन कैथोलिक पादरी तथा फिजिक्स के जानकार ने पहली बार यह बताने का प्रयास किया कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ है और उस महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप इन सारे क्रम का जन्म हुआ है। इस सिद्धांत का नाम दिया गया बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी
1927 में पहली बार पढ़ने को सुनने को मिलती है। और उन्होंने यह बताया, और यह सिद्धांत 1927 से लेकर आज तक लगभग सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। यह ठीक है कि उसके बाद और भी कुछ सिद्धांत आए, लेकिन उन्होंने जॉर्ज हेनरी लेमेंटियर के इस बिग बैंग सिद्धांत को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि इनका यह सिद्धांत इतना पुख्ता और इतना वैज्ञानिक था कि जिसके नाते कोई दूसरा सिद्धांत इनके सिद्धांत के आगे टिक नहीं पाया, जिसके नाते यह सिद्धांत आज तक प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का समय है। 13.72 अरब वर्ष पहले जो घटना घटी थी, उस घटना के परिणाम स्वरूप इन सारे क्रम का जन्म होता है और वहीं से प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब एक बात ये आता है, अक्सर ये पूछा जाता है कि आज से 13.72 अरब वर्ष पहले जो घटना घटी थी, हम कैसे माने कि यह समय या डेट इतना सही है कि 13.72 अरब वर्ष पहले का, क्योंकि इतने पुराने चीज़ों को जानने का कोई बहुत वैज्ञानिक पद्धति वर्तमान में नहीं है। इसके लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया गया वो सिद्धांत ये था कि ब्रह्मांड के विस्फोट के परिणाम के बाद से ही उसमें फैलाव देखने को मिलता रहा है, और यह फैलाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उनके फैलने की गति के आधार पर इनके आयु की अनुमानित गणना की जाती है कि इनके फैलने का जो वर्ष है उसके आधार पर ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, और वही इनका आधार रहा है, और उसी के आधार पर हम इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद हम आते हैं आकाशगंगा में। यह माना जाता है कि एक ब्रह्मांड की अनंत आकाश गंगाएं हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा जाता है। उसकी आकृति सर्पिल के आकार की है, जो एरावत नामक पथ पर चलती हुई महसूस होती है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष माना जाता है। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में दूरी नापने की गणना को कहा जाता है। मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है, जो हमारी आकाश गंगा का एक भाग माना जाता है। आर्यन नेबुला हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों का समूह है। इस आकाश गंगा में अनंत सौर्य मंडल है। इस आकाश गंगा में अनंत सौर्य मंडल है, मतलब प्रत्येक आकाश गंगा के अनंत सौर्य मंडल है। प्रत्येक सौर्य मंडल में अनंत तारे माने जाते हैं। सौर मंडल इन्हें इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर तारों का ग्रुप समूह देखने को मिलता है, जिसके नाते इन्हें सौर्य मंडल कहा जाता है। जैसे एक सौर्य मंडल जिसमें हम लोग आते हैं, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सौर्य मंडल में एक तारा है जिसका हम सूर्य के नाम से जानते हैं। उस तारे के 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और इन 8 ग्रहों के 205 उपग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य भी सौर्य मंडल में अपनी परिपथ पर चक्कर लगाता है, मतलब वो भी गतिमान गतिशील होता है, और सूर्य मंडल में जो उसका स्थान है उस स्थान पर वो अपना एक चक्कर लगभग 20 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। पृथ्वी पर मनुष्य का जो गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है उससे 28 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण सूर्य में पाया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 1 किलो है तो सूर्य में उसका वजन 28 किलो हो जाएगा। ठीक,
मलबे ही जो ग्रह के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में आते हैं। कभी भी हम सूर्य के पूरे भाग को पृथ्वी से नहीं देख पाते। पृथ्वी जो एक ग्लोब के समान है, मगर उत्तर और दक्षिण में, जिसको हम उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, चपटी होती है, मगर सूर्य पूरी तरह से गोल है, वह किसी भी भाग में चपटा नहीं है। सूर्य का जो बाहरी आवरण है उस पर उसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है तथा सूर्य के प्रोब का केंद्र का तापमान 1.63 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। सूर्य के अंदर इतना तापमान होने के बाद भी उसमें विस्फोट न होने का एकमात्र कारण है गुरुत्वाकर्षण, जिसके नाते उसमें विस्फोट नहीं होता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले यह ग्रह जो एक खगोलीय पिंड के रूप में है, जिनकी संख्या 9 थी, प्लूटो को 2006 में 52वें ग्रह के रूप में निर्धारित किया गया और उनको इन ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 8 है। पहला है बुध, जो सूर्य से सबसे पास है, जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। शुक्र, जो सूर्य से दूसरा दूरी पर है, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, जिसका एक उपग्रह है, जिसको चंद्रमा कहा जाता है। चौथा है मंगल, जिसके 2 हैं, फोमोस और डेमोस। ठीक, यह 2 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यह सूर्य के आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 है। शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है, जो इनके रिंग जो है, रिंग ऑफ फायर जो कहा जाता है, रिंग में स्थित पाए जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत देखने के लिए मिलते हैं। हल्के नीले कलर के चारों तरफ से गैस का क्षेत्र होता है, जिसके अंदर ये अवस्थित होते हैं। और इसके बाद अरुण का नंबर आता है, जिनकी संख्या 27 है। उसके बाद वरुण का नंबर आता है, जिनकी संख्या 14 है। इन सबको मिलाकर के इनकी संख्या 205 हो जाती है। बृहस्पति, जिसके उपग्रहों की संख्या 79 है, जिसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गनीमेड, जो सारे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। शनि के सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह है टाइटन, जो सारे उपग्रहों में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। डीमोस इन उपग्रहों में सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। आप जो नाम मैंने बताया है, इनको आप रिपीट करके भी आप इन नामों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं। अभी जब आप इस ट्यूब को देखने के बाद जब इसका मैसेज पढ़िए, PDF फाइल जो पढ़िएगा, उसमें आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी आपने देखा था कि जो 8 ग्रह हैं उनमें 4 आंतरिक होते हैं और 4 बाह्य होते हैं। अब आप ये देखिए, अक्सर ये पूछा जाता है बड़े से छोटे का क्रम, तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे आता है शनि, तीसरे नंबर पे आता है अरुण, चौथे नंबर पे आता है वरुण, 5वें नंबर पे आता है पृथ्वी और 6वें नंबर पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध। ये इनका क्रम है। इसी क्रम से हम इनको याद करते हैं। एक चीज और पूछा जाता है
पृथ्वी से सबसे पास का ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से, जो कि एक तरफ शुक्र है और एक तरफ मंगल है पृथ्वी के, तो ऐसे में जब ये पूछा जाए सूर्य पृथ्वी से पास का ग्रह कौन सा है, तो ये हमेशा आप आंसर दीजिएगा शुक्र पास का ग्रह है, उसके बाद मंगल का स्थान आता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उसका क्या महत्व है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट जिसको कहा जाता है चंद्रमा, वह एक जीवाश्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा पर एक दुर्लभ प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाने के नाते चंद्रमा लोगों के आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। चंद्रमा का जो पलायन वेग है 1.5 मील प्रति सेकेंड के हिसाब से माना जाता है। चंद्रमा पर पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है वह पृथ्वी से कम है 0.166 गुना, जिसका परिणाम होता है कि पृथ्वी पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 45 किलो है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का वजन 7.5 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रमा को जानने के लिए पूरी दुनिया में अनेक उपग्रह भेजे गए। भारत के भी 2 अभियान भेजे गए, चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान 2। चंद्रयान प्रथम जो चंद्रमा के उत्तरी भाग पर भेजा गया था और चंद्रयान 2 जो पृथ्वी चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर भेजा गया, जो सफल नहीं हो सका क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी भाग, जिन्हें दक्षिणी गोलार्ध कह सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं, उनके बारे में अभी तक पृथ्वी पर जितने भी लोग चंद्रमा के बारे में शोध कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यह नाते यह एक रहस्य और रोमांच का विषय है और उसके लिए इसरो प्रयास कर रहा है कि हम सबसे पहले वहाँ उतर करके वहाँ पर जल की उपलब्धता तथा अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसका हम भरपूर लाभ अन्य तथा भारत तथा अन्य देश की उसका उठा सकें, जिसके लिए भारत एक प्रयास कर रहा है। आप इस डिजिटल माध्यम से जो सुनने का कार्य किया है, साथ ही साथ इसके साथ कुछ सूचनाएं जो इसके साथ संकलित की टाइप किया गया है, भेजा जा रहा है, जो PDF फाइल के रूप में होगा, उसको भी आप देख करके पढ़ करके इस पूरे भाग को समझने का प्रयास कीजिएगा तथा इसमें कोई भी चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आवे तो उसके लिए जो नंबर दिया गया है